मॉर्निंग, मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहली टॉपिक जो है वो बायोलॉजिकल मेथड है। शुरू से लेकर अब तक इंसान जो है वो कुदरती राज को समझने में बहुत इंटरेस्टेड रहा है। उसने दिन रात एक करके उन सवालात को हल करने की कोशिश की है जो उसकी समझ से बाहर थी। अब उन सवालात को हल करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसी मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं या मोर इजीली हम उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजी जो है वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इसमें क्या किया जाता है, कोई जो सवाल होता है उसको हल किया जाता है। फिर इसमें क्या किया जाता है कि डेटा कलेक्ट की जाती है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस सवाल के बारे में। फिर ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, हाइपोथेसिस दिए जाते हैं और इसी मेथड को जिसमें डेटा कलेक्ट की जाए, ऑब्जर्वेशन की जाए, एक्सपेरिमेंट्स किए जाए, हाइपोथेसिस दिए जाएँ, तो इसी मेथड को हम कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड में ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है सेट होता है क्वेश्चन का जिसको हमें सॉल्व करना होता है। ये नेचुरल वर्ल्ड के बारे में होता है। तो ये सवालात, ये जो मसले होते हैं ये तो या एनवायरमेंटल हो सकते हैं या इकोलॉजिकल हो सकते हैं या हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। डजंट मैटर, जो भी सवालात हों, जो भी मसले मसाइल हों, उनको स्टडीड किया जाता है। तो साइंटिस्ट ये सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ये लॉजिकल मेथड है। यहाँ इस बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो मलेरिया की है, जो ग्रेटेस्ट किलर डिजीज है मेन इंसानों में सदियों से लेकर, यानी 2000 साल से लेकर अब तक जो सबसे ज्यादा मौत मार डिजीज रही है वो मलेरिया रही है। यू नो वेरी वेल के मलेरिया जो होती है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के जरिए होती है। प्रीवियसली मलेरिया को के जो रीजन था वो अननोन था, कोई पता नहीं था कि ये मलेरिया किस वजह से होती है। तो इसी वजह से मलेरिया के बारे में ये समझा जाता है कि मलेरिया जो है वो खराब हवा की वजह से होती है। इसी वजह से इसका नाम मलेरिया रखा गया, क्योंकि लैटिन वर्ड मेला मीन्स बेट, एरिया मीन्स एयर। मलेरिया का लफ्जी मतलब जो है वो खराब हवा है। तो साइंटिस्ट ये समझते थे कि ये हवा जो है उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स या मतलब कि जो एजेंट्स हैं वो काज कराते हैं मलेरिया के, या ये सांस के जरिए जब ये एजेंट्स हवा के जरिए जिस्म के अंदर आते हैं तो ये मलेरिया काज कराते हैं। इसी वजह से इसका नाम मलेरिया रखा गया। ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें, फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है उसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? 5 हिस्सों के जरिए द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू 5 सेंसेस। हमें पता है इंसान में 5 हिस्से पाई जाती हैं। तो ये है सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ स्मेल। अब ये इन 5 हिस्सों के जरिए जो भी हवास खमसा के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन हासिल हो उसे हम कहते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन में हम या तो आंखों के जरिए देख सकते हैं, कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करें। मसलन हमारे सामने शीशे का गिलास पड़ा हुआ है और उसमें पानी पड़ा हुआ है। उस पानी को हम देख के ऑब्जर्व करते हैं कि एक हाइपोथेसिस देते हैं कि ये कोल्ड वाटर हो सकता है, ये वार्म वाटर हो सकता है, गर्म पानी है, ठंडा पानी है। तो ये आंखों के जरिए जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। कानों के जरिए कोई बात हम सुन रहे हैं, ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन है। ज़ुबान के जरिए कोई टेस्ट कर रहे हैं, टंग के जरिए, तो ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन। स्किन के जरिए हमें पता चल रहा है कोई चीज़ गर्म है, कोई ठंडी है, तो ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन है। और नाक के जरिए कोई हम चीज़ स्मेल कर रहे हैं तो ये भी सेंस ऑफ स्मेल में आ गई, यानी ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब ये ऑब्जर्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं, या तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो सकती है या तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो सकती है। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हम 5 हिस्सों के जरिए हवास खमसा के जरिए जो मालूमात हासिल करें, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो गई। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? ऐसी किस्म की ऑब्जर्वेशन जिसमें कोई चीज़ नापी जाए, यानी अंदाज़ा नहीं लगा जाए, परफेक्टली हमें किसी चीज़ को नापा जाए तो हम नापें किसी इक्विपमेंट के ज़रिए, किसी
इंस्ट्रूमेंट के जरिए तो हम उससे क्या कहेंगे कि ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मिसाल के तौर पर इंसान का बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है। अब जो ये नापते हैं ये किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए नापा जाता है, जिसको हम मेजर किया जाता है, जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। अब थर्मामीटर के जरिए हमें पता चलता है कि इस बंदे का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 36.5 जो है सेंटीग्रेड है। अब ये ऑथेंटिक हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, लेकिन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन उसमें हम क्या करेंगे, चमड़ी के जरिए, हाथ के जरिए हम क्या करेंगे कि उसका बुखार चेक करेंगे, माथे पे हाथ रखेंगे और हमें पता चलेगा कि इसमें बुखार है यानी ये ठंडा है या गर्म है। ऑथेंटिकली मतलब कि हमें यह पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना बुखार है। इसी वजह से जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, दूसरी बात करें अगर हम, तो तकरीबन 280 मिलियन जो पीपल होते हैं वो हर साल मलेरिया से अफेक्टेड होते हैं, उनमें तकरीबन 100 कंट्रीज़ में, और उनमें से तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग जो मर जाते हैं इस मलेरिया की डिजीज़ की वजह से। 1880 ईस्वी में फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम लेवरान था। इसने स्टडीड किया ब्लड सैंपल मलेरियल पेशेंट का माइक्रोस्कोप में और ऑब्जर्व किया टिनी क्रिएचर्स जिसका नाम प्लाज्मोडियम रखा गया। सो द ऑब्जर्वेशन जो मेड किया गया कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था मलेरिया के पेशेंट्स में। अब ये हाइपोथेसिस दिया गया। हाइपोथेसिस क्या होता है कि ये इंटेलिजेंट गेस होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब क्योंकि मलेरिया के पेशेंट में ये प्लाज्मोडियम मौजूद था तो इस साइंटिस्ट ने लेवरान ने यह हाइपोथेसिस दिया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया का, यानी प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई साइंटिस्ट कह रहा है कि मलेरिया इस प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है तो सवालात ये बनेंगे कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है तो हर वो पेशेंट जिसको मलेरिया हो उसके ब्लड में ये प्लाज्मोडियम मौजूद हो। अब रीजनिंग आ गई। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को अबाउट प्रॉब्लम के बारे में और फार्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को रीजनिंग के जरिए। अब ये रीजनिंग इंडक्टिव भी हो सकती है, डिडक्टिव भी हो सकती है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, ये स्पेसिफिक टू जनरल में बात करते हैं। जैसे मसलन शार्क एक मछली है तो उसमें स्केल्स है। अब ये स्पेसिफिक शार्क का हमने नाम लिया तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये फिश है एक। तो सब जो फिशेस होते हैं उनमें स्केल्स होनी चाहिए क्योंकि शार्क्स में भी स्केल मौजूद हैं। अब दूसरी बात अगर हम ऐसे करें कि पिजन एक बर्ड है, कबूतर की मैं बात करें एक बर्ड है, इसमें फीदर्स मौजूद हैं। सारे बर्ड्स में फीदर्स होनी चाहिए क्योंकि पिजन में, कबूतर में फीदर्स मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद में डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक बात की जाती है, ये बेस्ड होती है इफ और देन के स्टेटमेंट पे। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, टेस्टेड किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है एक्सपेरिमेंट के जरिए। जैसे मसलन मलेरिया के केस में अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब बनता है तो सब मलेरिया के पेशेंट्स में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए उनके ब्लड में। अच्छा, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि टेस्ट किया जाता है प्रैक्टिकली कि ये जो बात कही जा रही है ये सच में ऐसा है भी या नहीं। और इसमें दो ग्रुप रखे जाते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है साइंटिस्ट की जो आइडेंटिफाई करते हैं रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम, जो बेस्ड होती है इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजन की वजह से। अब साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं दो टाइप्स, एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मलेरिया केस में ब्लड सैंपल 100 मलेरिया पेशेंट्स के लिए गए। अब जो 100 मलेरिया पेशेंट्स के ये ब्लड सैंपल लिए गए तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने लिए या ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। और ब्लड सैंपल जो 100 हेल्दी पर्सन्स के लोगों के लिए गए तो उसको हम कहेंगे कि ये कंट्रोल ग्रुप था। इनको अब इनके ब्लड को एग्जामाइन किया गया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट का मतलब होता है कि ये जो रिपोर्ट दी गई है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये क्या बताती है, ये डिटेल बताती है हमें ऑब्जर्वेशन की और डेटा की जो एक्सपेरिमेंट के जरिए दी गई। अच्छा, उसके बाद में मलेरिया की अगर बात करें तो ये देखा गया कि जो मलेरियल पेशेंट्स थे यानी जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था उनके ब्लड में,
जबकि ब्लड सैंपल जो हेल्दी पर्सन के थे कंट्रोल ग्रुप वाले, उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। अब कंक्लूजन क्या दिया गया? फाइनल स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड में, यह कंक्लूजन होता है। इसमें सब रिजल्ट्स दिए जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट में एनालाइज किए गए, जो डिटरमाइंड किए गए हाइपोथेसिस तक पहुंचने तक। अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट करता है तो ये ग्रेट है, अगर नहीं तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला गया? कंक्लूजन ये निकाला गया कि प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया का, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही मौजूद था उन सब पेशेंट्स में जिनमें जो मलेरियल पेशेंट्स थे, लेकिन जो हेल्दी लोग थे, हेल्दी पर्सन थे, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। तो ये था ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मेथड के बारे में।